Hello student, today we explain next lecture class 12 chemistry solution। आज का जो टॉपिक है बेटा want of factor, ठीक, abnormal molar mass। आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है, एक टॉपिक और आपका रह जाएगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। बट आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक ना बेटा। तो वांट ऑफ फैक्टर जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था उसके बारे में, बट आज हम उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए डिस्कस स्टार्ट करते हैं। वांट ऑफ फैक्टर कहते किसे हैं, कहाँ यूज होता है और इससे रिलेटेड क्या क्या न्यूमेरिकल्स हैं, सारी चीजें चलिए देखिए बेटा। वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर जिसे हम डिनोट करते हैं आई से बेटा, ठीक। देखिए इससे पहले वाले लेक्चर में आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपने चार प्रॉपर्टी स्पेशली पढ़ी थी, कौन कौन सी? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था और इन्हीं चारों प्रॉपर्टी का यूज यहां पे हम करेंगे फिर से एक बार और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एक नए टर्मिनोलॉजी के साथ, ठीक। तो इन चारों प्रॉपर्टी मतलब इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यहां पे फिर से एक बार डिस्कस करना है, क्लियर। चलिए देखते हैं इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे क्या है। देखो एक चीज आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में समझा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट। आपने पढ़ा था सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ठीक। अगर सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाया जाएगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंजेस आएगा, सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अमाउंट में फिर भी चेंज आएगा उसमें, क्लियर ना। तो टोटली डिपेंड कर रहा था नंबर ऑफ सॉल्यूट पे, ठीक। एक एग्जांपल करके देखते हैं, अभी आपको कुछ नोट नहीं करना, सारी चीजें आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगी। एग्जांपल में क्या जरा फोकस करिएगा। जैसे हमने लिया एक सॉल्ट लिया NaCl, ठीक। आप इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे, क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम आपको क्या दिया जाता था? केन सुगर C12H22O11, इसको डिसॉल्व किया। आपको पता है ये सुगर है, चीनी। अगर इसको हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो आपको पता है ये बेटा डिसोसिएट नहीं होगा, ये डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक ना। ये डिसॉल्व होता है, तो जब ये डिसॉल्व हो जाएगा तो उस केस में क्या होता है, ये डिसोसिएट नहीं कि डिसोसिएट होकर टूट जाएगा, ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है। अगर उसी जगह पे हम बात करें यहाँ पे सॉल्ट की, ध्यान रखना, केन सुगर, ये डिसोसिएट नहीं होता, ये डिसॉल्व होता है। अगर हम यहीं पे बात करें सॉल्ट की और इसको हम वाटर में डिसॉल्व करें तो आपको पता है ये टूट जाएगा Na+ और Cl- में, सबको पता है ना, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा Na+ और Cl- में। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब आपको पता है यहाँ पे आपने कितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स लिए हैं, सॉल्यूट का 1 मोल, मान लीजिए 1 मोल, 1 है, 1 टाइम्स ये 1 मोल हमने लिया। जबकि यहाँ पे देखिए डिसोसिएशन के बाद ये कितने हो गए, 1 और ये 1, दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 2। तो अगर इस पॉइंट पे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइंड आउट करेंगे तो हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ और मिलेगी, जबकि हम यहां फाइंड आउट करेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें कुछ और मिलेगी। और आपको पता है यहाँ सॉल्यूट का अमाउंट 1 है, यहाँ सॉल्यूट का अमाउंट 2 है। अगर सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, क्लियर ना। तो एक चीज ध्यान रखना, आपने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है, वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, डिपेंड ये करता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया वो डिसोसिएट हुआ है, 2 में 1 से 2 बने हैं, सॉल्यूट का अमाउंट इंक्रीज कर रहा है, तो आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज करेगी। आई बात समझ में? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे इंक्रीज कर जाती है, ठीक। अब अगर मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना हो, देखो ऐसे भी समझ सकते हो आप, वांट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल टू, अभी कुछ मत नोट करिएगा बेटा, सारी चीजें आपको स्क्रीन पे मिलेगी। I इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे ये 1 टाइम्स था और यहाँ पे ये कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स, ठीक। ये डिसोसिएट हुआ है बेटा। अगर आप देखो यहाँ पे, आप मेरी बात समझ जाओगे, जस्ट 1 मिनट, ओके बेटा। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल
या फिर कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर ना बेटा, थ्योरेटिकल या फिर कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल दोनों में क्या डिफरेंस है? आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, 2 है, और रियल में कितना था कैलकुलेशन में, 1। ठीक ना बेटा, यहां पे देखिए ऑब्जर्वेशन में आपको क्या दिख रहा है, डिसोसिएट हो गया, और ऑब्जर्वेशन में आ रहा है 2 टाइम्स। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 1। तो यहाँ पे आई की वैल्यू जब निकालोगे तो कितनी आएगी बेटा, 2। ठीक ना, आई की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 2 आ गई। ठीक, अभी इसको निकालने का एक तो और तरीका वो भी देखेंगे, अभी वो भी सीखेंगे अभी कैसे क्या करना होता है। अभी के लिए समझ लीजिए, वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू होता है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल या फिर कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपने लिया है थ्योरेटिकल आपको दिया गया है 1, जबकि ऑब्जर्वेशन में कितने आ रहे हैं, 2। क्योंकि ये डिसॉल्व के साथ साथ ये डिसोसिएट होते हैं, सोडियम अलग हो जाएगा आयन फॉर्म में, क्लोरीन अलग हो जाएगा आयन फॉर्म में। ठीक, ये तो था डिसोसिएशन का केस। एक केस देखते हैं एसोसिएशन का, ध्यान से समझना मेरी बात। ये तो डिसोसिएशन का केस है वो जिसमें देखो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा है, जो आई की वैल्यू है वो 1 से इंक्रीज कर रही है। ठीक, अब जरा एसोसिएशन का केस देखिए, ये तो डिसोसिएशन का केस था। ठीक, ये तो एसोसिएशन का केस है, सॉरी डिसोसिएशन का। अब जरा एसोसिएशन का केस देखो, आपने क्या लिया, CH3COOH, और इसको आपने डाल दिया एसिटिक, सॉरी ये एसिटिक एसिड है, 2 मॉलिक्यूल्स। आपने इसे क्या किया, बेंजीन में एज ए सॉल्वेंट आपने यूज किया बेंजीन, और इसको आपने डाल दिया उसमें। ठीक, जैसे इसको डाला तो ये क्या होगा, डाइमराइज हो जाएगा। डाइमराइज होगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, CH3COOH का होल ट्वाइस। मेरी बात ध्यान समझना, डाइमराइज मतलब क्या होता है, CH3COOH ऐसे ही लिखते हैं ना, CH3COOH। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे देखो 2 मॉलिक्यूल्स आपने बेंजीन में रखा, ये 2 मॉलिक्यूल्स गए और दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हुए, दोनों आपस में ज्वाइंट हो गए कुछ इस तरह, OH। इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और इस CH3COOH का हाइड्रोजन के बीच एक हाइड्रोजन बॉन्ड, इस वाले के H और इस वाले के ऑक्सीजन के बीच एक हाइड्रोजन बॉन्ड, इसे बोलते हैं डाइमर। यहां पे क्या किया, इसने डाइमर बना लिया, और डाइमर बनने के बाद ये कौन से मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गई, सिंगल मॉलिक्यूल। यहाँ होल ट्वाइस लगा है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, और यहाँ पे कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप, 1 टाइम्स है ये। ठीक, तो ये यहाँ पे ट्वाइस हो गए, एक मॉलिक्यूल है। क्लियर ना, यहाँ पे क्या है, 1 टाइम्स है। ठीक ना बेटा, अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये आपने डायमर समझ लिया होगा, डायमर बनेगा कैसे। अच्छा जरा देखो इसमें क्या हुआ, अब यहाँ पे अगर मान लो मैं इसके 1 मॉलिक्यूल्स लेता हूं, तो आपको पता है ये 2 से हाफ हुआ है, तो 1 से हाफ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, ये NaCl लिया था, यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया था, यहाँ पे ये कितने हैं, 2 है, तो यहाँ कितना हो गया है, 1। क्लियर है ना, अगर इसमें से कुछ अमाउंट टूटेगा तो यहाँ तो हाफ हो जाएगा ना जस्ट उसका। देखो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, 2, यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1। अब मैं अगर आई की वैल्यू निकालूं, आई ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड या फिर थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ऑब्जर्व में कितना आ रहा है, 1, और थ्योरेटिकल कितना है, 2। आई 1/2 इस मतलब कितना हो जाएगा, 0.5, मतलब आई की वैल्यू 1 से क्या आ रही है, कम आ रही है। क्लियर ना, तो एक चीज ध्यान रखना, डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू 1 से क्या होगी बेटा, कम होगी। क्लियर ना, ये बात समझ में आई। डायमराइज वाली कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी जाती है ताकि आप गलती करो, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे गलती नहीं होगी। ध्यान रखना, ये डायमर बनाएगा, यहाँ पे 2 है, वहां पे हाफ हो गया है, तो यहाँ 2 होंगे, यहाँ हाफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स मिलके एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर ना बेटा, अब इसका दूसरा निकालने का तरीका क्या है, देखो ध्यान से समझिएगा, मेरी बात अच्छे से समझिएगा, फिर आपको इसको नोट मत करिएगा कुछ, अभी सारी चीजें आपकी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी, डोंट वरी, परेशान मत होइएगा बेटा। अब जरा मेरी बात ध्यान समझना, देखो सारा खेल समझने का है
NaCl लिया हमने कहा था NaCl हमने वाटर में रखा, ये डिसोसिएट हुआ Na+Cl-। यहां पे इसका मान लेते हैं 1 मॉलिक्यूल से, ठीक, टाइम 0 पे। अब ये डिसोसिएट नहीं हुआ तो यहाँ कितना होगा 0 0, ठीक। टाइम t समय बाद क्या हुआ, ये डिसोसिएट हो गया। तो डिसोसिएट हुआ तो मान लो यहाँ पे ये डिसोसिएट हुआ, यहाँ कितने हो जाएंगे 1 और यहाँ कितने हो जाएंगे 1। अरे भाई ये देखो 1 1 टाइम्स। अब देखो, अच्छा मैं इसको ऐसे बताता हूँ, देखो इसमें से क्या हुआ, अल्फा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ। कितना डिसोसिएट हुआ, अल्फा। 1 में से अल्फा डिसोसिएट हुआ, ये 1 टाइम्स तो कितना बनेगा अल्फा, ये 1 टाइम्स तो कितना बनेगा अल्फा। अब यहां पे आप जब I निकालोगे तो I इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल अमाउंट ये है अपॉन इनिशियल अमाउंट। क्या लिखोगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एंड प्लस अल्फा अपॉन क्या लिखोगे बेटा 1। तो बताओ माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 1। तो बताओ I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। और हमको पता है NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है बेटा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और जिसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है 1। ध्यान रखना, हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू 1 होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम होती है। कैलकुलेशन टाइम में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर हमें गेस करना हो कि लेट करना हो तो हम उसको क्या करते हैं 1 से इतना कम करते हैं कि उसको हम 0 कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर ना, अभी देखिएगा कैलकुलेशन हम यूज करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा I इज इक्वल टू 1 और अल्फा की वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा I इज इक्वल टू 2। आगे ना बेटा, तो यहाँ पे हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो ये भी तरीका है कि हम ऐसे करके I की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो। दूसरा क्या था, इसको अच्छे से समझ लिया आपने, अभी आगे चल के इसका यूज आएगा, डोंट वरी, कुछ नोट मत करिए आप। देखो मैंने क्या बताया था कि NaCl आपने लिया, NaCl जैसे ही डिसोसिएट हुआ Na+ और Cl- में, यहां आपने इसका 1 मोल लिया था या 1 मॉलिक्यूल था, लेकिन यहां कितने बन गए 1 1 कितने हो जाएंगे 2 बन जाएंगे, ठीक ना। ऑब्जर्वेशन में अगर I की वैल्यू देखोगे, ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल, तो I इज इक्वल टू ऑब्जर्व में कितना है 2 और थ्योरेटिकल में कितना है 1, तो I इज इक्वल टू कितना आ गया 2। देखो यहां भी 2 आ रहा था, वैसे भी 2 आ रहा था, ठीक। तो आप ऐसे भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो और वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर ना बेटा। दूसरी चीज समझिए, यहां तक कोई दिक्कत, रक्षा यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा आपको, शिवानी। चलिए आगे देखते हैं। देखो डिसोसिएशन के टाइम पे क्या हुआ, डिसोसिएशन इस टाइम पे क्या हुआ कि आपने NaCl लिया था, मेरी बात ध्यान से समझना, सोडियम Na+Cl- हुआ, सही। इसके 1 थे, यहां पे कितने हो गए 2, दोनों मिला के। तो आपको पता है I की वैल्यू कितनी हो गई, ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल, I की वैल्यू आ गई 2। क्लियर ना। अब जरा देखो मेरी बात ध्यान से समझना, डिसोसिएशन के केस में सॉल्यूट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मोलर मास, ध्यान रखना बेटा, मैं एक एक चीज आपको क्लियर कर रहा हूं। मोलर मास, बताओ सॉल्यूट का अमाउंट पहले के कंपैरिजन में बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यहां 1 था यहां 2, तो क्या लिखोगे इंक्रीज। अब आपने कहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अगर सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। क्लियर। अब बात करते हैं मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास की, मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास, इसकी बात करते हैं। यहां देखो इसके 1 है, 1 टाइम्स है, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है 58.5, क्लोरीन का 35.5, इसका 23, ऐड करोगे शायद 58.5 आएगा। इसका एक मॉलिक्यूल इतना मॉलिक्यूलर मास है, जबकि इन दोनों का ऐड करोगे तब आपको इतना मिलेगा। तो मॉलिक्यूलर मास कंपैरिजन टू इसके कम हुआ कि ज्यादा, अरे भाई यहाँ 1 टाइम्स के लिए इतना है, यहाँ दोनों मिलके हैं, तो सिंपल से कम हुआ, इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक ना बेटा। तो डिसोसिएशन के केस में ध्यान रखना, सॉल्यूट नंबर ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज करता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, जबकि मोलर मास डिक्रीज कर जाता है। क्लियर।
चलिए जरा देखते हैं एसोसिएशन का केस। मेरी बात ध्यान से समझना, एसोसिएशन। एसोसिएशन का केस देखते हैं बेटा। देखो एसोसिएशन, CH3COOH आपने लिया और इसको डाल दिया बेंजीन में। जैसे ही बेंजीन में डाला, इसके 2 मॉलिक्यूल से कन्वर्ट कितने में हो गए, CH3COOH 1 टाइम्स में, ठीक ना बेटा, एक में डाइमराइज हो गए। तो आपको पता है यहां सॉल्यूट के पार्टिकल 2 थे, यहां कितने हो गए 1। आई की वैल्यू क्या लिखोगे, ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल, तो 1/2। बताओ आई की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5। क्लियर ना। अब देखो सॉल्यूट पहले ज्यादा था, बाद में कम हुआ, मतलब सॉल्यूट का पार्टिकल्स अमाउंट घट रहा है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगी। जरा मॉलिक्यूलर मास चेक करके देखो, यहां पे दोनों का ऐड करने के बाद जो भी मॉलिक्यूलर मास आएगा वो अकेले का है। यहां पे 2 लोगों का मॉलिक्यूलर मास ऐड करोगे तो x की वैल्यू मिलेगी, जो भी अमाउंट आएगा ऐड करने पे, इनका मोलर मास ऐड करने पे। लेकिन यहां पे क्या, वही चीज एक मॉलिक्यूल दे रहा है, तो मोलर मास क्या हो गया, इनका मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ, बढ़ गया। जबकि डिसोसिएशन में क्या हो रहा था, मॉलिक्यूलर मास घट रहा था। तो एक चीज ध्यान रखना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर बढ़ेगी तो मॉलिक्यूलर मास घटेगा, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर घटेगी तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट भी माइंड में सेट किए रहिएगा। चलिए देखते हैं आगे। सॉरी, अच्छे से पढ़िएगा बेटा, एक एक चीज आपको सॉल्व होनी चाहिए। देखो इस टॉपिक में आपको 3 चीजें बेसिकली अच्छे से पढ़नी है। 3 चीजें, क्या चीज बेटा, ध्यान रखना। एक तो आपको वांट ऑफ फैक्टर आई निकालना आना चाहिए, आई, ठीक। दूसरी चीज अल्फा, ये क्या है, वांट ऑफ फैक्टर है, वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। अच्छा एक चीज और आएगी, के ए, ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर आपको ये तीनों टॉपिक क्लियर हो गए तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आपका नहीं फंसेगा। ध्यान रखना, यही 3 पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे। हो सकता है मे भी आपसे आई की वैल्यू पूछे, हो सकता है मे भी आपसे अल्फा पूछे, या फिर हो सकता है आपसे डिसोसिएशन कांस्टेंट। पहले ये माइंड में सेट कर लीजिए, आई मतलब वांट ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करना है, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, के ए मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है हमें। क्लियर। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसको हटा दे बेटा। ओके, क्या चीज, आपने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। रक्षा बेटा मेरी बात ध्यान से समझिएगा, 4। मुस्कान अच्छे से देखिएगा बेटा, एक एक चीज, और कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आप यहां पे देख रहे हैं चारों, जस्ट 1 मिनट, इन चारों में पहला कौन सा था, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, P0, P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू XB या फिर X2 था ना बेटा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला। सेकेंड नंबर पे कौन सा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या था बेटा, KB इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। क्लियर। तो आप इसको हटा दो, आप डायरेक्ट ऐसे लिख लो शॉर्ट फॉर्म में, आपको मोलैलिटी निकालना आता है, KB इंटू मोलैलिटी, कोई दिक्कत था। तीसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, KF इंटू मोलैलिटी। नेक्स्ट था आपका पाई इज इक्वल टू CRT। आपको पता है जब आप इस चीज को कैलकुलेट कर रहे थे तो कैलकुलेशन में आपको सॉल्यूट के अकॉर्डिंग जो भी आंसर आ रहा था वो पर्टिकुलर गिवन सॉल्यूट में आ रहा था। लेकिन आपको पता है मैं आपको क्वेश्चन दूं और सॉल्यूट का अमाउंट आगे चल के डिसोसिएशन के बाद इंक्रीज कर जाए या एसोसिएशन के बाद डिक्रीज हो जाए तो यहां भी तो चेंज आएगा। आप किस पे फाइंड आउट कर रहे थे, रिएक्टेंट पे। आपने देखा था हमने केन सुगर मैक्सिमम टाइम यूज किया था, तो केन सुगर डिसॉल्व होता है, डिसोसिएट नहीं होता।
तो वहां पे क्या था कि सॉल्यूट के पार्टिकल सेम थे, सॉल्यूशन बनने से पहले और सॉल्यूशन बनने पर भी सेम थे, इसलिए यहाँ पे कोई चेंजेस आ ही नहीं रहा था। लेकिन अब क्या है कि सॉल्ट हमने जब लिया तो एक था, लेकिन जब हमने उसके सॉल्यूशन बनाया तो उसमें हमको 2 मिले सॉल्यूट, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कितना चेंज आया उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, सब में आई से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ध्यान रखिएगा, अब आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो चारों कुछ ऐसे हो जाएंगे बेटा, ठीक। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में x2 इंटू आई हो जाएगा। इसमें निकालोगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, तो केवी से पहले आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में ऐसा हो जाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर में कुछ ऐसा। क्लियर ना बेटा यहां तक? ये चीज हमें फाइंड आउट करना है, ठीक ना बेटा। चलिए अब आगे चलते हैं, इसके जो कुछ थ्योरी देख लेते हैं, कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा अपनी स्क्रीन पे फोकस करिए, आपको डेफिनेशन दिख रही है वांट ऑफ फैक्टर की, आप इसको नोट करिएगा। लिखा हुआ है वांट ऑफ फैक्टर में, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ experimental value of colligative property to the calculated value of the colligative property। मतलब इन दोनों का डिवाइडेशन करिए, जो रिजल्ट आएगा वो आपको वांट ऑफ फैक्टर मिलेगा। आपने पढ़ा था I इज इक्वल टू ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल, क्लियर ना, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आगे क्या लिखा है, ऑल्सो इट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द स्पीसीज प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। क्लियर बेटा, तो इस चीज को यहां से नोट डाउन करिएगा, डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक। अब यहां पे देखो आपको कुछ फॉर्मूले भी दिख रहे हैं, उसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है वांट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हेन द सॉल्यूशन बिहेव आइडियली। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे आगे चल के। सेकेंड ऑफ फॉर्मूला लिखा है ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। या फिर इसको आगे देखिए लिखा हुआ है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। देखो यहां चेंज हो गया, चेंज क्यों हुआ, ऑब्जर्व नीचे आ गया आपका, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आपने पढ़ा था डिसोसिएशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रही थी, सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ रहा था, लेकिन मॉलिक्यूलर मास घट रहा था, मतलब एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, कुछ इसी वजह से ऐसा हुआ। तो ध्यान रखना, जब आप मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे करोगे, अगर आपको आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला बहुत अच्छे से ध्यान रखना, गलती मत करिएगा। ऑब्जर्व आपका नीचे होगा, नॉर्मल यानी थ्योरेटिकल आपका ऊपर होगा। थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, तो जैसा लिखा हुआ है ऐसे ही अपनी कॉपी में एज इट इज लिखिएगा, ठीक। तो यहां पे एक चीज और लिखी है बेटा, वो भी देख लीजिए। अगर आई की वैल्यू 1 आती है, ये भी ध्यान रखना, डिसोसिएशन के टाइम पे आई की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, एसोसिएशन टाइम पे आई की वैल्यू वांट ऑफ फैक्टर 1 से कम होता है। लेकिन अगर आई की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब ना तो डिसोसिएशन हो रहा है ना तो एसोसिएशन हो रहा है, ये चीज ध्यान रखना, ये चीज माइंड में एकदम सेट कर लीजिएगा। क्लियर, आई की वैल्यू 1 आने पर नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, आई इज ग्रेटर देन 1 दैट इज डिसोसिएशन, आई इज लेस देन 1 दैट इज एसोसिएशन। एनी डाउट, यहां तक सबको क्लियर है? इसको नोट डाउन करिएगा। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करके देखते हैं, आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक। मैंने 3 चीजें आपको बताई, आई फॉर वांट ऑफ फैक्टर, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, के डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या फॉर्मूले कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 बाय 1 देखते हैं। और एक दूसरी चीज याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू 1 होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम होती है। अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज हम उसको एकदम 0 मान के चल लेते हैं अगर हमें कहीं यूज करना हुआ तो, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक। लास्ट में जब ये लेक्चर खत्म होगा, ये वीडियो लेक्चर खत्म होगा, तो आपको आपकी स्क्रीन पे कुछ
इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिखेंगे, ठीक, उसको अच्छे से कॉपी में अलग ही नोट कर लीजिएगा। इस पॉइंट से रिलेटेड भी आपको फॉर्मूले दिखेंगे, आपकी स्क्रीन पे देखो दिख जाएगा कि जो मैंने चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बताई उस पे जो आई से मल्टीप्लाई करना था वो चीज आपको दिख रहा होगा, ठीक। तो अच्छे से बेटा इसको नोट्स में बनाइएगा, फिर अब न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज से। क्लियर? चलिए वापस से जरा स्क्रीन पे फोकस करिएगा। न्यूमेरिकल है बेटा आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 2.32, ठीक, 2.32 क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन को अच्छे से पहले आप पढ़िए, मैं तो आपको बता रहा हूं लेकिन आप एक बार अच्छे से पढ़िए और खुद गिवन लिखिए, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, फिर आप खुद से ट्राई करिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है CH3 CH2 CH Cl COOH, एक सॉल्यूट दिया गया आपको पता है इसमें कार्बन प्रेजेंट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम होगी, सिंपल सी बात है। चलिए एक चीज ये पता चल गई आपको। देखिए सॉल्यूट, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, आप रीड कर लीजिए। गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दिया है 10 ग्राम, सॉल्वेंट का अमाउंट दिया है 250 ग्राम, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये बेटा मैं पढ़ रहा हूं 2.32, ठीक, डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है 1.4 इंटू 10 टू द पावर -3 KF, ठीक, KF की वैल्यू दिया है 1.86, वाटर की वैल्यू है ये KF ऑफ वाटर। मॉलिक्यूलर मास आप इसका निकाल सकते हो, अभी निकालना हमें जरूरत पड़ेगी। आपसे पूछा क्या गया है, कह रहा है कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करिए, ठीक। मेरी बात ध्यान से समझना, क्वेश्चन अच्छे से आपने रीड कर लिया होगा, मैंने केवल गिवन बोला है आपको, क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं ऑलरेडी। क्वेश्चन में गिवन में आपको सॉल्यूट का अमाउंट दिया है 10 ग्राम, सॉल्वेंट दिया है 250 ग्राम, डिसोसिएशन कांस्टेंट 1.4 इंटू 10 टू द -3, KF 1.86, क्लियर बेटा। और आपसे कहा गया है TF की वैल्यू फाइंड आउट करिए। चलिए वापस से जरा बोर्ड पे फोकस करिए, एक बार गिवन देख लेते हैं। गिवन में W2, चलिए इधर लिखता हूं बेटा, गिवन W2 10 ग्राम, W1 250 ग्राम, डिसोसिएशन कांस्टेंट 1.4 इंटू 10 टू द पावर -3, KF 1.86। आपसे कह रहा है डेल्टा TF की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ध्यान रखना आपको KA दिया गया है तो ये समझ जाना ये कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ है, क्योंकि अभी हमें कैसे पता कि सर हमें I से मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है, तो वहां पे देखो KA की वैल्यू दिया है, इसका मतलब डिसोसिएशन हुआ है। केवल मैं आपसे TF पूछता तो आपको पता है पहला कॉन्सेप्ट जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, जब I से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था तब हम फाइंड आउट कर सकते थे। ध्यान रखना क्वेश्चन में डिसोसिएशन या एसोसिएशन वर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज होगा, क्लियर ना। चलिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मेरी बात ध्यान से समझना, डेल्टा TF इज इक्वल टू, भूमि साहू ध्यान से देखिएगा, I इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी, यही होता है ना फॉर्मूला, यही था। डेल्टा TF हमें फाइंड करना है और हमको पता I की वैल्यू हमें नहीं पता है, KF की वैल्यू पता है 1.86, क्या मोलैलिटी हमें पता है, नहीं पता है। जरा मोलैलिटी निकाल के देखते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, राइट। चलिए मोलैलिटी इज इक्वल टू, जरा मोल को ओपन करिए, क्या मिलेगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर इसको आप ग्राम में रख रहे हो तो 1000 से डिवाइड करोगे और 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर। आ रहा है ना समझ में बेटा, चल मुस्कान, क्लियर, ये हो गया मोलैलिटी। अब जरा मोलैलिटी निकाल लीजिए। मोलैलिटी इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 10 ग्राम, 1000 इंटीजर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है मॉलिक्यूलर मास, वेरी गुड। मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, CH3 CH2 CH Cl COOH, यही ना फॉर्मूला, यही है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 12 4 जा 48। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 1 6 1 7 प्लस 7। ऑक्सीजन 2 32, 16 दूना 32, क्लोरीन 35.5,
क्लियर ना बेटा? 48 प्लस 2 50 और 50 प्लस 3 30, 80 80 प्लस 7 87, 87 प्लस 35.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 3 11 110, 7 5 12 122, 122.5 दैट इज मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? सही है? सबको समझ में आया? मल्टीप्लाई W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया गया बेटा, भूमि साहू ध्यान से देखिएगा, 250, 0 से 0 कैंसिल, 25 4 जा 100, क्लियर, 10 4 जा 40, 40 डिवाइडेड बाई 122.5, मोलैरिटी निकाल लो, मोलैरिटी कितनी आ जाएगी? 40 डिवाइडेड बाई 122.5 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 0.3426। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 0.246, 246। क्लियर ना बेटा? ये आ गई आपकी मोलैरिटी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे देखते हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, साइड में कहीं मोलैरिटी फाइंड आउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आप प्रेजेंटेशन कैसा करते हो डिपेंड ये करता है बेटा, सही तरीके से लगाइएगा। अब आपको मोलैरिटी पता चल गई 0.3246। क्लियर? आपको निकालना क्या है? आई। ध्यान से समझना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। CH3 CH2 CH Cl COOH, जब ये डिसोसिएट होगा तो आपको पता ही क्या बनेगा? CH3 CH2 CH Cl COO माइनस H प्लस। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, एसिड H प्लस आयन देते हैं, H प्लस बाहर जाएगा। ये देखो प्रोडक्ट में आपको कितने बने? 2। देखो यहां कितना है? 1, और यहां कितने हो गए? 2। मतलब क्या हो रहा है? डिसोसिएशन। क्लियर ना? अब मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन C है टाइम 0 पे, मतलब टाइम 0 अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, तो यहां कितना होगा बेटा? 0, क्योंकि रिएक्शन तो अभी शुरू ही नहीं हुई, डिसोसिएशन अभी शुरू ही नहीं हुआ है। मान लो टाइम T पे इसमें से अल्फा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गया, C मल्टीप्लाई 1 करोगे C आएगा, C अल्फा, तो इसमें से अल्फा निकला, ये 1 टाइम्स तो कितना हो जाएगा? C अल्फा, ये 1 टाइम्स तो कितना हो जाएगा? C अल्फा। क्लियर? अब आपको पता है यहां पे हमने फॉर्मूला लिया डिसोसिएशन कांस्टेंट। ध्यान रखना, डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो, आपको इसी टाइम समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे यूज करते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो क्या हो जाएगा? C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन रिएक्टेंट C1 माइनस अल्फा। क्लियर ना बेटा? ठीक, या फाइनल अपॉन इनिशियल समझ लो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट समझ लो, जैसे भी आपको करना है। बताओ, C से C कैंसिल, क्या बचेगा ऊपर? C अल्फा स्क्वायर, बोलो C अल्फा स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा? 1 माइनस अल्फा। और हमको पता है कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वहां लिखना पड़ेगा वी नो दैट दिस कंपाउंड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, दैट्स व्हाई अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम होगी, इतनी कम होगी कि डायरेक्टली आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1। तो बताओ K किसके इक्वल हो जाएगा? C अल्फा स्क्वायर के। आ रही मेरी बात समझ में? क्लियर ना? तो हमें Ka की फॉर्मूला यहां से मिल गया। ठीक, अब देखो यहां पे मुझे यहां पे अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी थी, इसीलिए हमने ऐसा करा। ठीक ना बेटा? क्योंकि हमें पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा की वैल्यू बहुत कम है, तो उसको हम 1 में से माइनस करेंगे, 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए देखते जरा कि यहां तक नोट करिएगा किसी तरीके से आप एक जगह, फिर उसके बाद फेयर करिएगा अच्छे से एक सीक्वेंस में। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला मिला Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। बताओ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Ka अपॉन C। तो बताओ अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Ka अंडर रूट Ka अपॉन C। अब देखो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अब देखो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है ना? तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka अपॉन C, तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka की वैल्यू दे रखा है 1.4 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन
C फॉर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है मोलैरिटी या फिर मोलैलिटी। आपको मोलैरिटी नहीं दी गई है, मोलैलिटी दी गई है, तो मोलैलिटी तो हमने फाइंड आउट कर लिया बेटा 0.3246। अल्फा की वैल्यू जब इसको आप सॉल्व करोगे, आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी नियर अबाउट 0.0655, ये आ गई किसकी वैल्यू बेटा? अल्फा की। किसकी आ गई? अल्फा। ध्यान रखना क्वेश्चन लगभग एक पेज का है, सॉल्व करने पे आएगा, और सीक्वेंस से सॉल्व करिएगा, कहीं कुछ ऐसा मत करिएगा, सीक्वेंस है, बोर्ड छोटा है इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है बार बार ये, अदरवाइज आप अच्छे से करिएगा। रक्षा मेरी बात ध्यान समझना बेटा, सीक्वेंस में करिएगा और एक एक टॉपिक समझ के चलिएगा। ठीक, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा की वैल्यू के बाद अल्फा की वैल्यू लिख लेते हैं। अल्फा की वैल्यू है 0.0655। ठीक, वहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हमें क्या करना है? आई निकालना है, क्योंकि उसके बिना आई निकलता ही नहीं जब हमें अल्फा ही नहीं पता होता। देखो फिर से एक बार, CH3 CH2 CH Cl COOH, ये सब आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, एक एक पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। डिसोसिएट होगा क्या? फिर से होगा CH3 CH2 CH Cl COO माइनस H प्लस। क्लियर ना बेटा? वहां पे हमने क्या लिया था? कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, यहां का हम लेंगे मोल के टर्म में। मान लेते हैं टाइम 0 पे इसका 1 मोल है और टाइम 0 पे 1 है, तो यहाँ कितना होगा? 0 एंड 0, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, टाइम कुछ दिया ही नहीं गया। टाइम t समय बाद इसमें से अल्फा निकल गया, तो अगर इसमें से अल्फा निकला तो यहाँ भी अल्फा और यहाँ भी अल्फा। अब आपको पता आई का जो फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना, डिसोसिएशन कांस्टेंट वाला केस अलग है। ठीक, यहां पे क्या? I इज इक्वल टू फाइनल अपॉन इनिशियल, फाइनल अपॉन इनिशियल। तो फाइनल कितना है? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ऐड कर दो सबको, अपॉन कितना? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल, I इज इक्वल टू क्या बचेगा? 1 प्लस अल्फा, डिवाइड करोगे 1 से वही आएगा। I की वैल्यू क्या आ गई? 1 प्लस अल्फा। ध्यान रखना I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 0.065, तो कितना हो जाएगा प्लस करने पे? 1 कितना आएगा बेटा? I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.0655, यही आएगी। कंफर्म हो सब? 1.0655, ये आ गई I की वैल्यू। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि I की वैल्यू हमने कैसे निकाला। क्लियर? अब इसको मैं हटा रहा हूं, डायरेक्ट यहां रखिए फॉर्मूले पे। रक्षा, भूमि साहू, मुस्कान, शिवानी, आंचल जायसवाल, रिप्लाई जरूर करिए कमेंट सेक्शन में, आपको समझ में आया टॉपिक। डेल्टा TF इज इक्वल टू, आई की वैल्यू रखिए। आई की वैल्यू कितनी आई? 1.0655। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करने पे आंसर जो आएगा नियर अबाउट टू 0.65 केल्विन। दिस इज योर आंसर। क्लियर ना बेटा? अब एक बार मैंने आपको समझा दिया, एक बार खुद से आप ट्राई करिए, नोट कर लीजिए कॉपी में, और एक बार खुद से अपने कॉपी में सॉल्व करिए, फिर देखिए आपका कैलकुलेशन सही होता है या नहीं होता। इतना ध्यान रखना, डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला और आई निकालते समय कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है। क्लियर ना? चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ, इसको रफ कर दें बेटा, रफ कर दें। चलिए ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर फॉर CuSO4, BaCl2 एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड इफ दे आर 100% आयोनाइज, मतलब 100% पूरी तरह से डिसोसिएट हो चुका है। अब इसमें क्या फाइंड करना है? वांट ऑफ फैक्टर। क्या क्या दिया गया? CuSO4, क्या क्या है बेटा? एक साइड नोट कर लेते हैं। CuSO4, BaCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलो ट्राई करके देखते हैं। ध्यान से देखना, एक मैं बता रहा हूं, बाकी दो आप पॉज करके खुद से करिएगा, नहीं आता तो फिर आप प्ले करके देखिएगा।
जो भी लोग देख रहे हो आप, हमने लिया CuSO4। आपको पता ही जब डिसोसिएट होगा तो SO4 पे कितना माइनस होता है, 2 माइनस। तो बताओ Cu पे कितना आएगा, 2 प्लस आएगा। क्लियर ना। अब इसके मान लो यहाँ पे 1 है टाइम 0 पे और यहाँ 0 0, तो बताओ टाइम t बाद, समय बाद 1 में से अल्फा डिसोसिएट हुआ, तो यहाँ अल्फा और यहाँ अल्फा, तो बताओ I इज इक्वल टू कितना हुआ, बताया था आपको, फाइनल अपॉन इनिशियल कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन कितना 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा गायब, I इज इक्वल टू क्या बचेगा बेटा, 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 1। बताओ I इज इक्वल टू कितना आया, 1 प्लस अल्फा। और आपको पता है CuSO4 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1। तो I इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा बेटा, 2। सबको समझ में आया, क्लियर है ना। आगे चले, ओके बेटा। जरा देखिए फिर से सेकंड केस, इसको पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करिए, कोशिश करिए। अब देखो तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग है, देख बेटा ध्यान से, BaCl2, BaCl2, बताओ टूटेगा तो क्या बनेगा, Ba2 प्लस, एक Cl पे 1 माइनस, 2 Cl पे 2 माइनस, यहाँ पे 1 था, यहाँ 0 0, वेरी गुड। 1 माइनस अल्फा, बताओ यहाँ कितना होगा अल्फा, लेकिन यहाँ कितना होगा 2 अल्फा, क्योंकि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है इसके, 2 मॉलिक्यूल है, दैट्स व्हाई यहाँ क्या होगा 2 अल्फा। क्लियर ना बेटा। तो क्या करोगे इसको, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, माइनस अल्फा प्लस अल्फा गायब, अपॉन 1 था, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 अल्फा। I इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू अल्फा की वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 होती है, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, दैट इज योर आंसर। क्लियर ना। इसको कर लोगे, पॉज करके दिखाइए, पॉज करिए, सॉल्व करिए, जल्दी जल्दी करिए। जिसको नहीं समझ में आया अभी भी तो एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से देखो, लास्ट टाइम बता रहा हूं, लास्ट टाइम देखो ध्यान से। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 क्या बनेगा, Al पे देखो एक क्लोरीन पे 1 माइनस होता है, कितने क्लोरीन है बेटा 3, तो 3 क्लोरीन पे 3 माइनस हो जाएंगे, तो यहां कितना प्लस आ जाएगा 3 प्लस। सबको क्लियर है। इसका 1 मान लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा 0 0, टाइम 0 भी शुरू नहीं हुआ है, टाइम t पे शुरू हुआ, 1 में से अल्फा गया, तो ये कितना आएगा अल्फा, लेकिन यहां कितना आएगा 3 अल्फा आएगा ना। तो बताओ प्लस करोगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा, माइनस अल्फा प्लस गायब हो जाएगा अपॉन 1, तो क्या बचेगा 1 प्लस 3 अल्फा। AlCl3 इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अल्फा की वैल्यू 1, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4, I की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4, दैट इज योर आंसर। सबको समझ में आया, क्लियर है। आगे चले, आगे चले बेटा, चलिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.33, क्वेश्चन नंबर 2.33, क्वेश्चन नंबर 2.33, क्वेश्चन नंबर 2.33। क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, आप रीड कर लीजिए, मैं गिवन बोल रहा हूं। W1 दिया है 500 ग्राम, W1 500 ग्राम, सॉल्वेंट का अमाउंट दे रखा है, सॉल्यूट दिया है 19.5 ग्राम। क्लियर ना बेटा। KF की वैल्यू 1.86। अच्छा, आपसे TF भी आपको दिया गया है 1 केल्विन। आप क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लीजिएगा। आपसे पूछा गया है वांट ऑफ फैक्टर बताइए एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करिए। क्लियर ना बेटा। अच्छा, सॉल्यूट कौन सा है, CH2F COOH, यही है, यही है।
क्लियर हो सब लोग ना? यही है। चलिए ठीक, इधर देखिए बेटा, वापस से जरा बोर्ड पे फोकस करिए। गिवन क्या दिया है? W1 500 ग्राम, W2 19.5 ग्राम, KF पता होता है वाटर का, डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1 केल्विन, I फाइंड करना है, KA डिसोसिएशन क्या कांस्टेंट फाइंड करना है। क्या ये वीक स्ट्रॉन्ग? वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम होती है। चलिए करके देखते हैं। जिसको आ रहा है खुद से ट्राई करना चाहता है, पॉज करके ट्राई करिए, फिर आंसर मैच कराइए कितना आंसर आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं, करके देखते हैं बेटा। पहले क्या करते हैं, आई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आई की, अच्छा इसका मॉलिक्यूलर मास भी निकाल लो, जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी। करके देख लेते हैं कितना होगा। कार्बन 12 2 24, मॉलिक्यूलर मास 12 2 24 प्लस फ्लोरीन होता है 19 प्लस हाइड्रोजन 213 प्लस 16 2 32, 32 3 35, 35 4 39, और 39 और 20 39 प्लस 49 प्लस 59, 59 प्लस 19 998, सॉरी 18 कह रहा हूँ, सॉरी 9918 और 51617 78, ये आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास। क्लियर ना बेटा? तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, खुद से ट्राई करिएगा एक बार। मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया मैंने 78। ये कौन सा मॉलिक्यूलर मास है? कौन सा है? ऑब्जर्व, ये तो पता चल रहा है। थ्योरेटिकल देखते हैं, थ्योरेटिकल CH2FCOOH, यही है। डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैरिटी। मेरी बात ध्यान से समझना, मोलैरिटी क्लियर है सबको? अच्छा, मोलैरिटी पहले निकालना है। मोलैरिटी चाहो तो पहले निकाल लो, अदरवाइज ओपन कर देते हैं, ओपन करके देखते हैं, वेरी गुड, ओपन कर दो। मोलैरिटी क्या होता है? W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W। वेरी गुड, इन दोनों में इधर करो। डेल्टा TF M2 इंटू W1 इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू W2 इंटू 1000। वेरी गुड, क्या निकालना है? I, टोटल को क्या करो डिवाइड में, तो I इज इक्वल टू डेल्टा TF इंटू M2 इंटू W1। क्लियर ना? अपॉन क्या हो जाएगा? KF इंटू W2 इंटू 1000। वेरी गुड, I इज इक्वल टू I निकालना है ना, आई मत निकालिए, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं बेटा। गलत हो गया, मॉलिक्यूलर मास निकालिए। आई हटाइए यहां से, आई हटा दीजिए। दिख रहा है ये फॉर्मूला? अभी हमने आई नहीं रखा है। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 अपॉन 1000 अपॉन M2 इंटू W1। ये मोलैरिटी का है और ये KF। आपको पता है हमें मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकल फाइंड आउट कर लेना है यहां से। M2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1। क्लियर ना बेटा? ये आ जाएगा कितना? KF 1.86, W2 19.5, 1000 अपॉन TF 1 मल्टीप्लाई वेट ऑफ सॉल्वेंट 500, कैंसिल आउट 2 हुआ। इसको मल्टीप्लाई करिए 1.86 इंटू 19.5 इंटू 2। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे नियर अबाउट 72.54 आएगा। 72.54। ये आ गया कौन सा मास? मॉलिक्यूलर मास किसका आया? थ्योरेटिकल। ऑब्जर्व कितना आया था? 78। कितना आया था? 78। क्लियर है यहां तक? ऐसे सॉल्व करिएगा। अब आई की वैल्यू
आई की वैल्यू क्या होती है? नॉर्मल ऑब्लिक थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। सही लिखा है मैंने? सही लिखा है बेटा? तो कितना हो जाएगा? 1 मिनट। ये कैलकुलेटेड है। ये कौन सा है? कैलकुलेटेड है, ये वाला है कैलकुलेटेड। नॉर्मल तो यही है ना, कैलकुलेटेड उल्टा हो गया बेटा, सॉरी। ये कैलकुलेटेड है, तो कितना हो जाएगा? 78। ऑब्जर्व कितना किया आपने? 72.54। ये था ऑब्जर्वेशन वाला, ये था, बड़ी मिस्टेक हो रही है, सॉरी। 78/72.54 इसको सॉल्व करोगे तो 1 टाइम्स आएगा 1 पॉइंट समथिंग, कितना आना चाहिए? 1.0753। बाय मिस्टेक, रियली सॉरी, कुछ ऐसा होगा। 1.0753। ये किसकी वैल्यू बेटा? आई की। किसकी वैल्यू है? आई की। चलिए, क्लियर है यहां तक? ये जो कैलकुलेट किया था ना, ये हमने कैलकुलेट करके निकाला ना, ये कैलकुलेटेड है, मतलब थ्योरेटिकल वाला कॉन्सेप्ट है। ऑब्जर्व करके हमने निकाला बाद में। सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं। देख लीजिएगा फॉर्मूले पे, हो सकता है मैंने गलती हुई है थोड़ा, सॉरी उसके लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या निकालना है? Ka। पहले इधर देखो, CH2FCOOH गिव्स आउट, डिसोसिएट होगा तो क्या होगा? CH2FCOO माइनस H प्लस। बताओ, अगर यहाँ पे 1 है टाइम 0 पे, तो यहाँ कितना होगा? 0 0। टाइम t पे अगर ये 1 माइनस अल्फा है तो ये कितना होगा? अल्फा अल्फा। तो बताओ, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन कितना हो जाएगा? 1 माइनस प्लस कैंसिल, I इज इक्वल टू क्या बचेगा? 1 प्लस अल्फा। बताओ I पता है ना, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I माइनस 1। I की वैल्यू 1 माइनस 1.07, ऐसे कर लो, 1 माइनस I माइनस 1.07 कितना था बेटा? 3553 माइनस 1 कितना आएगी वैल्यू? 0. कितना आएगा? अल्फा की वैल्यू 0.0753। आज थोड़ा दिमाग नहीं काम कर रहा है सही से, इसके लिए सॉरी चाहता हूं बेटा। ये आ गई अल्फा की वैल्यू। अब बताओ, क्या हम डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं? ये आपका सेकंड स्टेप होगा। पहला हमने क्या निकाला था? मोलर मास निकाला था, मॉलिक्यूलर मास निकाला था, ये निकाल लिया था, उसको कॉन्सेप्ट से निकाला था। आई की वैल्यू निकाला। आई से किसकी वैल्यू निकाला बेटा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। आई की वैल्यू आ गई, आंसर आप मैच कर लीजिएगा एक्सरसाइज से। अब देखो जरा, हमको पता है CH2FCOOH डिसोसिएट होगा CH2FCOO माइनस प्लस H प्लस। ये आपको फिर से लिखना होगा। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन C है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। टाइम t पे इसमें से 1 माइनस अल्फा, तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया C अल्फा। क्लियर है ना? C से मल्टीप्लाई होगा C अल्फा। डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka इज इक्वल टू फाइनल अपॉन इनिशियल प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा। C से C कैंसिल, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब बताओ, Ka इज इक्वल टू C की वैल्यू मतलब मोलैलिटी। C की मतलब मोलैलिटी, और आपने मोलैलिटी निकाल लेते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट W2 अपॉन M2 इंटू W1। ये होगा ना बेटा? मोल की जगह क्या लिखोगे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। W1 ऊपर क्या चला जाएगा? 1000, क्योंकि ये ग्राम में। बताओ W2 कितना था? 19.5। 1000
मॉलिक्यूलर मास कितना निकाला था, कितना 78 मल्टीप्लाई 500। इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने पे नियर अबाउट 278 से कितना आ जाएगा 0.5। मोलैलिटी आएगी 0.5। कैलकुलेट आप कर लेना साइड में, मोलैलिटी 0.5। मोलैलिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन 0.5 इंटू अल्फा का स्क्वायर। अल्फा कितना निकाला था 0.0753, राइट, 0.0753 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.0753। इसको आप सॉल्व करिएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आप बताइएगा कमेंट करके कितनी आई। और अगर आप नहीं कर सकते तो आंसर जरूर मैच करिएगा, आपकी ये वैल्यू सही आनी चाहिए। जो भी मिस्टेक हुई यहाँ पे एक बार अगेन सॉरी, थोड़ी जल्दबाजी में मिस्टेक हुई, क्लियर। तो यहाँ से हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट कर लिया, मोलैलिटी फाइंड आउट किया, कंसंट्रेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे बेटा। इवन 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, अगर जरा सी भी गलती होगी तो आपका नंबर कट सकता है, क्लियर। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट करिए कि मतलब इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल्स गलत ना होने पाए। जो भी लोग देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, सारी चीजें समझ में आ गई, क्लियर आपको, ठीक। अब आपकी स्क्रीन पे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिख रहे हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक, वांट ऑफ फैक्टर, उसके फॉर्मूले कौन कौन से हैं, ठीक। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए आई का मल्टीप्लाई करने के बाद जो फॉर्मूला बनता है वो चीज, प्लस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टाइम पे अगर आई फाइंड करना हो या अल्फा फाइंड करना हो, उसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको। एसोसिएशन के टाइम पे आई और अल्फा फाइंड करना हो, उसका भी फॉर्मूला दिख रहा है। बट मैंने आपको तरीके बताए कि हम अल्फा कैसे निकालेंगे, आई कैसे निकालेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, सारी चीजें आपको दिख रही हैं। अब आपकी स्क्रीन पे आपको होमवर्क भी दिख रहा होगा, कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, उसको सॉल्व करिएगा। अदरवाइज आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में लास्ट के 2 क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में लास्ट के 2 क्वेश्चंस, रक्षा, शिवानी, आंचल, कामनी, अरुषि एंड भूमि साहू, आप वो लास्ट के 2 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करके आंसर जरूर शो करिएगा मेरे व्हाट्सएप पे। बाकी लोग जो देख रहे हैं वो भी ट्राई करिएगा बेटा, आपका आंसर परफेक्ट है, सही आएगा। बट कंप्लीट पहले पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छे से ट्राई करिएगा, आपका आंसर जरूर सही आएगा, क्लियर ना बेटा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक लास्ट टॉपिक होगा, उसको कवर करेंगे। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर आपका कोई न्यूमेरिकल्स है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं आपको जरूर उसका नेक्स्ट टाइम सॉल्यूशन बताऊंगा, क्लियर ना बेटा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, थैंक यू बेटा।